जय हिंद सर। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। जैन सर। जय हिंद सर। संजोग सर कैसे हैं? सबसे पहले हम कॉल करेंगे। जिनका सर हो जय चुका हिंद यार। ये जय एप्लीकेशन का म्यूट किधर गया था, हो ही नहीं रहा था। जय हिंद सर। जय बोले, आप बोले कि सर नहीं है। मैं सबसे पहले आके बैठा था। और जी मैं बोला अखिल कि सर है क्या माइक अभी? हाँ क्या। अखिल सर नहीं है ना? अखिल सर नहीं है। फिर दीपक सर आए हैं क्या? दीपक सर नहीं आए हैं। दिनेश सर आ गए हैं। जय सर। जय हिंद सर। गौरव सर, आदि सर दोनों आए। पुष्पेंद्र सर भी आ गए। क्या बात है, तो बच्चे को गंगाधर सर नहीं आए हैं। गौरव जय हिंद सर। सर। जी जय हिंद सर। गौरव सर आ चुके हैं। महादेव सर आ चुके हैं। मोनिका मैम आ चुके हैं। ओनकार सर, प्रदीप पाल सर नहीं आए। हम्म, प्रदीप एच सर आ चुके हैं। पुष्पेंद्र सर आ चुके हैं। साक्षी मैम आए हैं क्या? साक्षी मैम नहीं आए हैं। साक्षी मैडम को बुलाओ। शांघवी मैम आ चुके हैं क्या? शांघवी मैम ने भी कहा अब भी नहीं आए। सारिका मैडम आ चुके हैं। शीतल मैडम आ चुके हैं। तो 6 पर्सन है जिनको कॉल कर। मैम ज्वाइन कीजिएगा सेशन। मैम जी। ओके, ये हो गए सभी के कॉल। कॉल को एंड करते हैं। आदि सर आए हैं। आदि सर, क्या आपने पीसीटी फाइल किया है सर? अब यू सर फाइल्ड और आपकी टीम फाइल करती है। हमारे तो टीम ही फाइल करती है सर, मैं तो फाइल करता नहीं हूँ। ओके सर। पीसीटी आई थिंक शिवम ने फाइल किया है। जी सर, उनसे पूछ लेंगे फिर। कल हमारी जहां पर बात रुकी हुई थी वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें लॉगिन क्रेडेंशियल मिल चुका है। कल का सेशन अगर नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये पीसीटी कैसे फाइल करनी है। एनीवेज, जब हम लॉगिन टू पीसीटी पे जाएंगे, अगर आपने लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं क्रिएट किए हैं तो आपको क्रिएट वाइपो अकाउंट करना पड़ेगा।
मेरे क्रिएटेड है, तो मैं लॉग इन करूंगा। माइंडवेल ईपीसीटी फाइल करने के लिए कहीं पर भी जो हमने कल देखा था, जो सर्टिफिकेट वाइपो के द्वारा दिया गया था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे मेल करके भी ये बताया है। ये रहा मेरा वाइपो का मेल। वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अ वाइपो डिजिटल सर्टिफिकेट फ्रॉम यू विद द फॉलोइंग रीजन। बट उन्होंने यही कहा है कि अगर आप ईपीसीटी फाइल करना चाहते हैं तो ईपीसीटी के लिए वाइपो का जो ये डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो मुझे पता भी चला। कैसे पता चला? यहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड में अगर मैं ऐप फॉर वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करूं, तो वही ऐप कल हमने जो डाउनलोड की थी, फ्रॉग रॉक ऑथेंटिकेटर, वहां पर ही मुझे जाना है और ये वन टाइम पासवर्ड मुझे वहां पर ही रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा। तो मेरा पासवर्ड अब 5 सेकंड के अंदर जनरेट होगा। ओके, 681 से। ये कहाँ पे और आया मैंने सर? यहाँ पर, जी सर, फ्रॉग रॉक ऑथेंटिकेटर ऐप पे कल हमने जो सारी ऑथेंटिकेशन लेने के लिए एक फ्रॉग रॉक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है ना सर, वहां पर आता है। ऐसे कैसे लिखो? इसको सर स्पेलिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके, अभी डाल देता हूँ। ये ऐप ही डाल दूं क्या अपने ग्रुप में? जी जी डाल दो सर। फोर्ज रॉक, या फ्रॉग रॉक नहीं, फोर्ज रॉक। ओके, ये कर दिया मैंने। फिर अपने ग्रुप में, ओके, इट इज शेयर्ड इन द ग्रुप। जो ये ऐप से मैंने यहाँ तक मैं पहुंचा। अब जो कल नहीं दिखाई दे रहा था, मैडम सही थे, संघवी मैडम अगर है तो संघवी मैडम सही थे। जो कल नहीं दिखाई दे रहा था वो ये रहा, क्रिएट न्यू आईए। आईए का मीनिंग होता है इंटरनेशनल एप्लीकेशन, कि भाई नई इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। मैंने थोड़ा सा आज कल का जो हमारा एक नंबर था उस पे मैंने आगे आगे प्रोसेस की जानने के लिए कि क्या होता है। चलिए आज मैं उस सफर पे आपको लेके चलता हूँ। तो क्रिएट न्यू आईए पे जब आप सर्च करेंगे तो वो आपसे एक नंबर मांगेगा कि एप्लीकेशन का कोई नंबर दीजिए मुझे, एंड सिलेक्ट रिसीविंग ऑफिस। कौन सी रिसीविंग ऑफिस इसको रिसीव करेगी वो भी बताइए। तो हम इंडिया को सिलेक्ट करते हैं रिसीविंग ऑफिस में। और पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर अगर हमें फाइल करना है तो पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर हम फाइल करने के लिए कर सकते हैं। अब ये कौन सा करेंगे? हमारा वाला ही करते हैं, लास्ट ईयर वाला। तो ये आएगा 2025 में। हम्म, मिल जा भाई मिल जा। अनिल सर के बर्थडे पे किया था। हम्म, उसका क्या मिलेगा? मैंने फाइल किया होगा तो मेरे पास रहेगा ना ये, यहाँ पर कंप्लीट फाइल ईपीसीटी। यहाँ से उठाने की जगह पर हम जाते हैं
इन पास में हम सर्च करते हैं पब्लिकेशन में, एप्लीकेशन डेट, पब्लिकेशन डेट, जो भी समझना होगा उससे क्या है। एप्लीकेंट नेम चाहिए हमें, एप्लीकेंट नेम, और वहां पर आएगा JYVIR। कैप्चा डालते हैं HTT334, सर्च। ये सारी एप्लीकेशन हमारे नाम पे आ रही है। अब ये कौन सा था हमारा, हाई एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लो पावर्ड। ये हमने 2024 में ही फाइल किया था। हाँ, वो तो अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, तो पब्लिश नहीं हुई है वैसी एप्लीकेशन है वो वाली। ओके, फिर भी आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं ये एप्लीकेशन का नंबर ले लेता हूँ पूरा टाइम भी। और इसे जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मगर उसके 12 महीने तो हो चुके हैं, तो 12 महीने होने के बाद तो ये चलेगी नहीं। देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे इंपोर्ट न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेशन या क्रिएट, तो लिखते हैं क्या होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि इसके 12 महीने हो चुके हैं। बारह महीने हो चुके हैं, नहीं हुए। 18/1/2025, तो 18/1/2026 को तो कंप्लीट हो गया ना, हो चुके हैं। फिर भी ये ले रहा है। सर सर आई थिंक वो जी सर। एजेंट का रेफरेंस नंबर शायद मांग रहा है, आई थिंक कहाँ पर? फाइल रेफरेंस नहीं जो नहीं सर, आपने भी नंबर डाला है। एप्लीकेंट, देखिए सर, अगर वो ये मांग रहा है, आप भी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि एप्लीकेंट एजेंट्स फाइल रेफरेंस, एप्लीकेंट का रेफरेंस क्या होगा तो फिर? मतलब जो वो नॉर्मल अपनी फाइल रिकॉर्ड के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर देते होंगे फाइल्स का, मैटर का, आई थिंक वो चलिए, होना चाहिए। ये दिया सर हमने नंबर, और ये किया हमने अपडेट यहाँ पर। ओके, ये हो गया सर हमारा, एक रेफरेंस नंबर दे दिया हमने। अब प्रायोरिटी क्लेम्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम। टाइप नेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल। तो हमारा PCT प्रायोरिटी क्लेम तो सॉरी हमारी नेशनल एप्लीकेशन ही है प्रायोरिटी वाली। तो कंट्री ऑफिस इंडिया ही है। ये रही इंडिया। फाइलिंग डेट, चलो ले लेते हैं फाइलिंग डेट। वैसे यहाँ पर है अ, कौन सी थी भाई, 18/1/2025। जनवरी 18/2025, और एप्लीकेशन नंबर पे हम ये एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट कर देते हैं। रिसीविंग ऑफिस टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट टू द इंटरनेशनल ब्यूरो। जी हाँ, रिसीविंग ऑफिस को ये सारा काम करना है। ओके, प्रायोरिटी क्लेम की एप्लीकेशन हमने डाल दी। डेजिग्नेशन प्रिवेंट्स द इंडिकेशन ऑफ ISA इज मिसिंग। ओके, ISA इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी, चलो देते हैं किसी को। पहले तो डेजिग्नेट सारी कंट्रीज हमने कर दी। फिर यहाँ पर है एक्सक्लूड डेजिग्नेशन। अब देखो, इसका मीनिंग होता है कि ये सारी कंट्रीज में से कोई भी कंट्री में आपको नहीं फाइल करना है। आप मानते ही हो कि उसको एक्सक्लूड करना है, तो वो एक्सक्लूड का बटन दबा के आप कर सकते हो। दूसरा है एड पेटेंट एप्लीकेशन और अ पेटेंट ग्रांट फॉर अ डेजिग्नेशन, कि भाई पेटेंट एप्लीकेशन को या पेटेंट की ग्रांट को आप डेजिग्नेशन के तौर पे ऐड कर सकते हो। दूसरी कोई एप्लीकेशन है तो, और किसी कंट्री में एक से ज्यादा, तब भी कर सकते हो। उसे ऐड करते हैं।
डेजिग्नेशन इंडिया, काइंड ऑफ पेटेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो पेटेंट ऑफ एडिशन है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसका कोई हमारे पास पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं है, हमारी तो सिर्फ एप्लीकेशन पब्लिश है। ओके, नेम ऐड करने हैं, एप्लीकेंट का नेम ऐड करना है। मैं अभी फिलहाल के लिए रेफरेंस के लिए अपना ही नाम ऐड करूंगा, जयवीर शाह, पूरी डिटेल्स आ गई। लीगल एंटिटी एंड एवरीथिंग इज मेंशन हियर, बाकी की चीजें जरूरी है उसको फेड कर देते हैं। नोटिफिकेशन मेथड कैसे चाहिए, ईपीसीटी, ईमेल विथ अ लिंक टू व्यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, ये चाहिए हमें बस, बाकी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट या नेसेसरी डिटेल्स नहीं है। ओके कर दिया। अब यहाँ पर 3 इश्यू आ गए। ए, 3 इश्यू में से पहला इश्यू है कि एटलीस्ट वन एप्लीकेंट हैविंग परफेक्ट नेशनैलिटी, ऐसा लिखा हुआ है। पावर ऑफ एटर्नी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, एप्लीकेंट और ऐड कर सकते हैं, एजेंट, कॉमन रिप्रेजेंटेटिव, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस ये ऐड कर सकते हैं, पावर ऑफ एटर्नी को भी ऐड किया जा सकता है। प्रिवेंट फाइलिंग, दी इंडिकेशन ऑफ आईएसए इज मिसिंग। ओके करते हैं, इंटरनेशनल सर्च करने के लिए हमारा कौन सा आईएसए रहेगा, तो इंडियन ऑफिस ही रहेगी। ओके कर दिया, तो आईएसए का इंडिकेशन हमें मिल गया। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अगर हमें ऐड करना है तो किस बात का डिक्लेरेशन है, प्रिपेयर अ न्यू डिक्लेरेशन अटैच्ड एग्जिस्टिंग वन, प्रिपेयर न्यू, इसके लिए आइडेंटिटी ऑफ द इन्वेंटर, इन्वेंटर कौन है, वही है जो एप्लीकेंट है। चलिए बाकी के भी डिक्लेरेशन यहाँ पर दिए गए हैं, बट हम पहले सर इसको ही इसमें सिलेक्ट करते हैं। बताइए जी टू ऐड, इसमें ना डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप यूएस के केस में नहीं दिया जाता है, ओके, मतलब सॉरी यूएस के केस में देना रहता है, बाकी किसी केस में नहीं देना ये रहता रहा है। इन्वेंटरशिप यूएस, ऐसा लिखा हाँ हुआ है। हाँ हाँ, ओके उस यूएस के केस में देना रहता है, बाकी किसी में नहीं देना रहता है। ओके, एटलीस्ट वन इन्वेंटर अटैच एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन, ये भी नहीं आ रहा है, तो ऐड कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक इन्वेंटर तो होना चाहिए। चलिए इन्वेंटर कहाँ पर ऐड होता है वो देख लेते हैं। ओके यहाँ रहा, एप्लीकेंट और इन्वेंटर दोनों यहाँ पर ही ऐड होते हैं। ओके यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना था एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर, रादर देन दैट मैंने जो सिलेक्ट किया उसकी जगह पर मुझे एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर सिलेक्ट करना था, ये मैंने जो किया ना, इसे करते हैं डिलीट। और वापस इससे जब आप ऐड करेंगे, ऐड एप्लीकेंट इन्वेंटर, तो वहां पर एक ऑप्शन है एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर, उसे ऐड करना है। डिटेल्स डिटेल्स फिलअप करनी है। एंड ये डिटेल्स हमें मिल गई। अब एक हमारा इश्यू भी कम हो गया। रिक्वायर्ड करेक्शन, एटलीस्ट वन एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड एड्रेस, कंट्री, रेसिडेंस एंड नेशनैलिटी। ओके, तो अब वापस इसको एडिट करते हैं कि भाई मेरी नेशनैलिटी इसमें नहीं लिखी थी क्या। एप्लीकेंट जयवीर शाह, सिटी मांडवी, कंट्री ऑफ टेरिटरी, स्टेट नेशनैलिटी इंडिया लिख दिया, चलो स्टेट रेसिडेंट इंडिया, तो ये हो गया। इसे अपडेट कर देते हैं, यानी और एक मेरा जो इश्यू था वो रिजोल्व हो जाना चाहिए। हाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ आ गया कि इंफॉर्मेशन ओनली बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन एंटर्ड, द फी कैलकुलेशन इंक्लूड्स अ 90% reduction to the international filing fee. Your attention is drawn to the 2070 PCT Assembly Understanding. ये 2017 से पीसीबी असेंबली में ये अंडरस्टैंडिंग की गई थी। द फी रिडक्शन इन आइटम 5 ऑफ द स्कीम, सॉरी 5 ऑफ द शेड्यूल ऑफ फीस is intended to apply only if at the time of filing there are no beneficial owner of the international application who would not satisfy the applicable criteria and applicants indicate in the request
as the sole and true owner of the application, and under no obligation to assign, grant, or convey or license the rights in the invention to another party which is not eligible for the fee reduction. If any such beneficial owner exists, please add them to the list of the applicants. यानी अगर आपने असाइन किया है किसी कंपनी को तो उन्हें एप्लीकेंट की लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा, बट अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो लिंक ऑफ द 2070 पीसीटी असेंबली अंडरस्टैंडिंग वो यहाँ पर दी गई है, एंड लिंक फॉर द शेड्यूल 5 फीस वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। यानी अगर कंपनी अब एप्लीकेंट है तो 90% रिडक्शन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा जी। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं डिक्लेरेशन में। तो डिक्लेरेशन में जैसे ही हम आएंगे, डिक्लेरेशन अब मैं जैसे यहाँ पर एज एन इन्वेंटर डिक्लेरेशन दूंगा तो आई थिंक मुझे मेरा नाम ऐड करके को मिलेगा। ये रहा, एक इन्वेंटर है तो नाम में ऐड कर पाया, करेक्ट, एंड ओके। बायोलॉजी, प्रिपेयर अ न्यू फॉर्म ऑफ आरओ ओब्लिक 134। ये सांघवी मैडम किसके लिए होता है 134? सर वो बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए है। हाँ, तो फिर हमें कोई काम का नहीं है। अच्छा मैडम, ओके। हाँ, अब मेरे सिग्नेचर मांग रहा है तो सिग्नेचर करने होंगे, एंड प्रीव्यू फी सीट। चलो यहाँ कुछ से दिखा रहा है कि फीस नहीं दिखा? दिख जाएगी आपको। नहीं दिखती है ना मैडम, देखो 00000। क्योंकि सर मे बी आपने अभी एप्लीकेशन एंटर नहीं करी है इधर। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, क्लेम्स कितने हैं, अभी करते हैं मैडम। ड्राइंग्स और ये सब। चलिए, ओके मैडम, चलिए हम वो चीज ऐड करते हैं। ये आता है यहाँ पर एड स्पेसिफिकेशन, करेक्ट, वो आप बता रहे हैं। चलिए मैं स्पेसिफिकेशन को ऐड करता हूं। स्पेसिफिकेशन को भी ऐड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट भी आप ऐड कर सकते हैं सिंगल इन्वेंशन के लिए, और उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको चाहिए। ये एक मैंने अभी देखा कि इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही सारी चीजें चाहिए वरना नहीं चलेगी। तो चलिए मेरे पास कन्वर्टेड ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म्स है, उससे हम फाइल कर देते हैं यहाँ पर। ये तो फॉर्म तो नहीं करेगा हम, ये वाला ही है मगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट वाला तो जैसा डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर यहाँ पर है कन्वर्टेड। हाँ, ये रहा ब्लैक एंड व्हाइट वाला कन्वर्टेड। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आप कैसे कर सकते हो? ग्रे स्केल में होती है हमारी जो फाइलिंग होती है, वो ग्रे स्केल में होता है। आप जनरली सर्च कीजिएगा कि ग्रे स्केल टू ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आप कौन से पेज पे क्या क्या डिटेल्स है? डिस्क्रिप्शन 1 से 15 पेज पे है। क्लेम्स मान लीजिए कि ये 16 से 18 पेज पे है, एंड 19वें पेज पे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है। ड्राइंग्स हमें ऐड करनी है, ड्राइंग्स ऐड करनी है, तो ड्राइंग्स भी है हमारे पास। ओके, ड्राइंग्स भी है और ड्राइंग्स कन्वर्टेड भी है, वो भी है। ड्राइंग्स ऐड की तो हमारे पास वापस डिटेल चली गई, वापस ऐड कर लेते हैं। 1 से 15, 16 से 18, 19, 19। कोई फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है? हाँ है। और कोई फिगर का डिस्क्रिप्शन है? नहीं है। ओके, सेव करते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं।
Okay, on information only, the number of words in the abstract seems to be below the recommended range. तो ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना है कितना नहीं है अभी के लिए। हमें तो देखना है कि फीस कैलकुलेट हो पा रही है कि नहीं। ओके, तो इम्पोर्टेंट, ईपीसीटी इज नॉट एबल टू कैलकुलेट फीस payable to this receiving office. Please refer the receiving office for the correct amount due for payment. Look up annexure C of the patent applicant's guide. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें हमें annexure C देखने के लिए बोला गया था। ओके, इंडिया पे हम जा रहे हैं, तो इंडिया में annexure C ये रहा। एक्चुअली सर रिसीविंग ऑफिस हाँ, इंडिया होगा तो नो फी है ई फाइलिंग की। आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ, रिसीविंग ऑफिस के केस में लिखा हुआ था। तो ये तो रही 17,600 रुपये, तो फिर किसके लिए है? फीस पेएबल पेपर टू दी आरओ। पेपर वाली है ना, वो तो ई फाइलिंग नहीं है। ई फाइलिंग नन है। यानी आप बात कर रहे हैं कि कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन फ्री में फाइल होती है पीसीटी? ट्रांसमिटर फी निल रहेगी। नहीं मैडम, ये तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको, देखिए, फी पेएबल तो एड टू दी आईएसए के लिए आईएसए। है। आई नहीं सर, ऊपर ऊपर चाहिए, ऊपर जो आरओ की फी है वो ट्रांसमिटर फी 0 है। समरी ऑफ इन द केस ऑफ लेटेस्ट चार्जेस इन दी इन्वेंशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी, आईएसए फीस, आरओ फीस, आईपीए फीस एंड लिस्ट ऑफ चार्जेस। मुझे तो नहीं लग रहा है ये फ्री में होगा। उसमें लिखा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में। कहाँ लिखा हुआ था? हाँ, बैक वाला पेज। देख जाता हूँ। ये इंडिया का एनएक्स 10 मैंने वापस ओपन किया। जी मैडम। ट्रांस रिसीविंग ऑफिस वाली फीस और नीचे लगा था। ये कहीं ना कहीं हमें वहां पर पे करनी है, ऐसा ही लिखा गया है कि आपको इंडियन रिसीविंग ऑफिस में ये फीस पे करनी है। कैसे पे करनी है वो अलग सी ये बात हो गई। इधर इधर सर, ऊपर ऊपर। हाँ, ये फीस पेबल एट आरओ ट्रांसमिटर फी जो होगी तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हाँ, वो नेचुरल जीरो हो मैटर जाएगी। तो ये दोनों 0 रहेगी। अगर आप पेपर फाइलिंग करते हैं देन इन दैट केस यू हैव टू पे। ई फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं पे करना है। ट्रांसमिटर फी 0 है उस केस चलो, में। ट्रांसमिटर एंड फीस 0 है। इंटरनेशनल फाइलिंग में 90% रिडक्शन है। तो ये है 1667 यूएसडी इंटरनेशनल तो फाइलिंग। हम्म अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रिडक्शन अंडर स्कीम सिम्स को ये हो गया 251 यूएसडी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन क्लेम्स एब्स्ट्रैक्ट इन कैरेक्टर कोडेड फॉर्मेट, तो वो है 376 यूएसडी। तो कुछ तो इन लोगों को करना चाहिए भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। कितना रुपया पे करना वही पता नहीं चल रहा है। हम्म, चलो ठीक है फिर भी। तो प्रीव्यू मतलब फी सीट। एक्चुअल में तो $167 आने चाहिए। इंटरनेशनल फाइलिंग के ट्रांसमिटर फ्री रहेगा। अब तो मैं किसी से पूछूंगा या शंकर सर से पूछूंगा, शिवम सर से।
वो कर ही रहे हैं तो फिर कैसे फाइल करना है, मैं कल तक ये निकाल के आऊंगा इसका आंसर। बट ये हमारी ओवरऑल पीसीटी की फाइलिंग की एप्लीकेशन की प्रोसेस है। अब यहाँ पर कोई डाउट, इसमें कोई डाउट यहाँ तक कि कैसे होता है? यही हमने जो अभी तक ये जो फॉर्म फाइल किया वही है रिसीविंग ऑफिस का 101 फॉर्म, यही हमारा 101 का फॉर्म है। ओके, और यही हमारी फाइलिंग की प्रोसीजर है पीसीटी, जिसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जावेद सर, जी सर। सर यानी कि ये नेचुरल पर्सन को 90% रिबेट है, जी सर। इसमें स्टार्टअप एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं। अब वो एक आंसर, ये जो आंसर आपने ये क्वेश्चन किया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड ये जो आपने कहा कि नेचुरल पर्सन, अब उसकी फीस कितनी है और कैसे पे करनी है, ये दो क्वेश्चन बचे। कल हमारे पास ये क्वेश्चन था कि पीसीटी फाइल कैसे होता है, आज हम वहां पर आ चुके हैं कि पीसीटी फाइल ऐसे होता है। अब क्वेश्चन बचा हमारे पास कि पीसीटी की फीस कैसे पे की जाती है या कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब उसके लिए कल या परसों जैसे ही मैं शिवम सर से मिलूंगा, अब मैं उनके साथ ये बात करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द फीस ऑफ पीसीटी। ये कोई है कैलकुलेटर ऐसा जो फीस पे करके दे दे, और कैसे पे करते हैं, कहाँ पर पे करते हैं, बाय यूजिंग विच लिंक। वो दो क्वेश्चंस बचे। जी परफेक्ट सर। सर। सर इसमें है ना डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे अपन ने डिफरेंट आरओ ऑफिस या डिफरेंट हम्म आईएसए ऑफिस सिलेक्ट किया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म डिफरेंट रूल्स है। लाइक किसी किसी कंट्रीज में ये रूल्स भी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है अगर, तो उनके लिए अगर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कोई कंपनी है जो प्रॉफिट नहीं मेंटेन कर रही है, नॉन प्रॉफिटेबल है, तो वो उसको भी वो 90% डिस्काउंट उसको 80% डिस्काउंट देते हैं, नेचुरल पर्सन को 90% देते हैं। एंड नेचुरल पर्सन प्लस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर आ रहा है तो उसको 80% मिलता है। ऐसे भी मेंशन्ड है, डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कंट्रीज ऐसा अब है। मैडम क्वेश्चन ये बनता है, मैंने एक ऑलरेडी फाइल की आपके सामने दिखाई दे रही होगी हम्म। आपको, तो उसका फिर करना क्या है मुझे? मेरा नहीं सर, क्वेश्चन एक्चुअली ये बन मेरे रहा है। केस में वो फीस आ गई थी डायरेक्टली, तो आपके केस में दिखाने लगा फीस आ था गई थी क्योंकि फीस। आपने दिखने इंडिया लगी। में फाइल नहीं किया होगा, आपने बाहर फाइल किया इंडिया नहीं होगा। लिया था, इंडिया नहीं लिया था मैंने। हाँ, तो वो रिसीविंग ऑफिस आप जो ले रहे हैं उसके बेसिस पे वो काम कर रहा है, इसका हम्म। मतलब तो ये हुआ। बरोबर मैडम? यस तो सर। वाइपो ईपीसीटी, अब क्वेश्चन तो यही बनता है, ये फाइलिंग की फीस पे करना है, करनी कहाँ है? चलो करे तो सही, मगर करना कहाँ पर है वो बता दो सिर्फ, बाकी का काम हो जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ तक पहुंचा के रखी है, आज दूसरी हो गई, ये पहली थी। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना मैडम, ये पूरा एप्लीकेशन फाइल करके रखा है मैंने, देखिए। अब कहाँ पर जाना, इसकी तो सर टाइमलाइन भी आ रही है। इसका अगर वो चेंज कर दे ऑफिस। हाँ, चेंज कर दे तो शायद उसकी फीस दिखने लगे और वो फीस यहाँ से ही पे हो सके। बट अभी के लिए यहाँ से फीस पे नहीं हो पा रही है, ये फीस का कैलकुलेटर है, ये फीस कैसे पे हो पाएगी? और देखो 0000 ही आ रहा है, तो पे भी क्या करूं मैं इसमें? नेशनल फाइलिंग रिसीविंग ऑफिस आईएसए सब इंडिया ले लिया है, मे बी इस वजह से वो फीस नहीं शो कर रहा है। एक आध ऑफिस अगर चेंज हो गया तो मे बी, ये डोंट बात नो। नहीं है मैडम, बट इसकी फीस तो है ही। ऐसा नहीं है कि 0 रुपीज में ये काम कर रहे हैं, इंडिया कोई हाँ सेवा नहीं कर सर्च रहा है भी, किसी की। सर्च भी तो फिर भी लेगा, सर्च और हाँ, इंटरनेशनल ऊपर फाइलिंग भी तो लिखा भी हुआ है, लगेगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो। ट्रांसमिटल जीरो हो जाएगी बट सर्च और इंटरनेशनल फाइलिंग तो लगेगी। करेंगे, अब इसका भी करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए थे। लास्ट में आप जब फाइल करोगे RO101 रिसीविंग ऑफिस ऑब्लिक 101 फॉर्म फाइल करोगे पीसीटी का, तो लास्ट में आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन जनरेट होगा। एनीवेज, हमने एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ले लिया, अब हम वापस अपने मेन काम पे आते हैं, जो है हमारा वाइवा प्रिपरेशन।
जयवीर सर, थोड़ा सा बस 2 मिनट लेंगे आपके। जी सर। ये 101 क्या है सर? सर ये पीसीटी का फॉर्म है। जब आप पीसीटी के आर्टिकल में जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे कैसे पेटेंट एक्ट के फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, जी वैसे सर पीसीटी के फॉर्म्स चालू होते हैं आरओ 101 से। आरओ यानी रिसीविंग ऑफिस -101 से। तो हम जो अभी फाइल कर रहे थे वो पीसीटी फाइलिंग का फर्स्ट फॉर्म है। ओके। और ये ट्रांसमिटल फीस क्या चीज होती है? ट्रांसमिटल फीस होती है सर कि रिसीविंग ऑफिस हमारी तो दिल्ली है, अब दिल्ली से जेनीवा भेजने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, जी ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, तो उसमें जो फीस लगती है वो ट्रांसमिटल फीस है। ज्यादा और संघवी मैडम बता पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है, मेरा जो ट्रांसलेशन है वो। मैडम। हाँ यस सर, इसी से ये वो यही चार्जेस होते हैं। हाँ, तो ये तो हमने शेड्यूल 1 में भी देखा था, ट्रांसमिटल फीस देखा 0 था है। शेड्यूल 5 में। हाँ, वो शेड्यूल 5 में, सॉरी। हम्म। ट्रांसमिटल फीस 0 है। जी। हम्म। सर ईपी में अब बस अब कलर्ड ड्राइंग्स भी अलाउड हो गई है। कहाँ पर? ईपी यूरोप। यूरोपियन में। हम्म। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस अब कलर ड्राइंग को भी अलाउड कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट ही जरूरी नहीं है। दैट्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, वो तो सभी को करना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आधा घंटा है हमारे पास, और हम एक और इंटरव्यू को एक्सेस करेंगे आज। जितने भी लोगों ने यहाँ पर सबमिट किया है, देखिए अभी तक यानी पिछले 2 दिनों से हम ये कर रहे हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया था, जेमिनी को दिया। वो प्रॉम्प्ट क्या करता है, अगर आप ऑडियो फाइल देंगे तो उस ऑडियो फाइल को सुन के बेस्ड ऑन दैट, कि अगर रिव्यूअर आपके सामने बैठा है तो रिव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन करेगा वो आपसे पूछेगा। तो मैंने इनपुट्स क्या क्या दिए हैं इस प्रॉम्प्ट के लिए। इनपुट्स में है पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स, डिजाइन एक्ट, डिजाइन रूल्स और उसके अमेंडमेंट्स। और प्रॉम्प्ट दिया गया है कि एज ए रिव्यूअर आप बैठे और रिव्यूअर की तरह सुने, और हर एक क्वेश्चन के साथ ये भी बताएं कि आपने वो क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुना था या किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आपने क्या सुना ऐसा इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में, कि आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा प्रॉम्प्ट दिया गया था। अभी तक जो हमारे हो चुके हैं वो है सांघवी मैडम का हो चुका है, सारिका मैडम का हो चुका है, एंड कल हमने किनका किया था, पुष्पेंद्र सर का भी हो चुका है। दिनेश सर आपका बाकी है, एम आई नॉट रॉन्ग, करेक्ट? जी सर। तो आज दिनेश सर काम करते हैं, तो दिनेश सर ने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी आज वो इंफॉर्मेशन अपलोडेड हो चुकी है। मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लिक करनी है और बाकी का सारा काम ये खुद करेगा। आप ये इतना फास्ट? नहीं नहीं, आर्टिकल 30 पे क्यों आ गया भाई? ये मैं वापस यहाँ पर करता हूँ, कुछ तो गलत हुआ यहाँ पर। दिनेश, ओके, दिनेश सर ने तो अपना जेपीईजी भेजा क्या? सर आपने कुछ वो फाइल्स नहीं भेजी मुझे? फाइल्स भेजी है ना? ऑडियो फाइल भेजी थी सर मैंने। ऑडियो भेजी थी, अभी नहीं भेजा सर। व्हाट्सएप ऑडियो में ही सेव करते हैं। 2026 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए वापस गए हम। यहाँ पर हमने पेटेंट एजेंट वाइवा प्रिपरेशन में वो फाइल अपलोड की। तो ना हमने, हाँ। और हमें सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पर। और ये जेपीजी इमेज ही क्यों ले रहा है भाई? मैं सेव कर रहा हूँ एक ऑडियो फाइल को, वो बना रहा है उसका ओपस। ओके, ओपस ही से। अब आएगा मजा।
एनालिसिस। ओके, गंगाधर सर का आ गया क्या? गंगाधर सर ने भी शेयर किया था, तो सर का ऊपर भी आ जाएगा। गंगाधर सर भी है ना आज? सर आर यू देयर? गंगाधर सर, हाँ यस सर मैं हूँ। सर का कर लेते हैं, चलिए फिर आज दिनेश सर का भी करेंगे। पुनीत सर मेरा गंगाधर कल कर सर, लेना। ओके सर, कल कर लेंगे। अभी गंगाधर सर का कर लेते मेरी ट्यूबलाइट ऑफ हो जाती है थोड़ी देर में। हैं। बस सो जाऊंगा। जी, सही बात है सर, सही बात है। ये गंगाधर जी का ऑडियो है। मैं नीचे उनके लिए स्पेसिफिक वाइवा वॉइस प्रिपरेशन दे रहा हूँ। संघवी मैम का रिस्पॉन्स ऑलरेडी पिछले मैसेज में दिया जा चुका है। गंगाधर जी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, लेकिन कंटेंट रिलेवेंट है। वो बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ग्रेजुएट हैं और करंटली नोएडा में एक लॉ फर्म में पेटेंट प्रोसिक्यूशन हैंडल कर रहे हैं। समरी ऑफ द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। समरी बता रहे हैं कि रिव्यूअर के लिए समरी क्या है। रिव्यूअर जब आपको सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा। गंगाधर जी ने बताया कि उन्होंने रिसेंटली बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है। वो बेसिकली गोरखपुर से हैं, लेकिन अभी नोएडा में रह रहे हैं और एक लॉ फर्म में एसोसिएट हैं, जहां वो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हैंडल करते हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफी इंटरेस्ट है। उनका गोल है कि वो इंडिया के डेवलप्ड नेशन बाय 2047 के विजन में अपना योगदान दें बाय सिक्योरिंग इन्वेंशंस, क्योंकि इन्वेंशन देश की तरक्की में बड़ा रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि वो पेटेंट एजेंट बनना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड डिलीवरी फीडबैक पे ऑब्जर्वेशन है इनका कि पॉजिटिव। उनका इंडिया 2047 वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांग और विजनरी है। ये एग्जामिनर को पसंद आता है क्योंकि ये पेट्रोइटिज्म यानी देशभक्ति की और लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है। एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं सर? कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। ऑडियो में वो थोड़ा अटक रहे हैं, थोड़ा सा आप अटक रहे हैं। आपने भी कहा था कि सर आप बोल रहे हैं इसीलिए मैं कर देता हूं, बट अभी आप प्रिपेयर नहीं थे। वर्क फॉर दैट लाइक। वाइवा में थोड़ा और काम एंड कॉन्फिडेंट बन रहने की जरूरत है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए और कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा। ओके, डिग्री डिटेल्स। उन्होंने सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस बोला कि बैचलर ऑफ साइंस ही आपने किया है। वाइवा में सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोलना जरूर मेंशन करें, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेक्निकल सवाल कहां से पूछें। तो जो भी आप बीएससी बोल रहे हैं, तो बीएससी के साथ जो भी आपने किया है वो बोलिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर वाइवा। गंगाधर जी का बैकग्राउंड साइंस बीएससी और करंट जॉब पेटेंट प्रोसिक्यूशन से है। तो कैटेगरी है जॉब एक्सपीरियंस से आपको क्या सवाल पूछे जाएंगे? प्रोसिक्यूशन से पूछा जाएगा। पहला सवाल आपके लिए गंगाधर जी, आप प्रोसिक्यूशन हैंडल करते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई करने का टाइम लिमिट क्या है और एक्सटेंशन कैसे मिलता है? व्हाट शुड बी योर आंसर? आर यू देयर सर? हाँ यस सर। If such kind of question asked Sir, to it you, will be 6 months from date of the FER, and we have still 3 months for the extension. ओके, सो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो प्रोसिक्यूशन करते हैं। ये सबसे बेसिक प्रोसिक्यूशन सवाल है सर। एफईआर का रिप्लाई आंसर आप क्या देंगे? जो आपने दिया है वही करने का नॉर्मल टाइम है 6 मंथ होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ एफईआर। अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए तो हम फॉर्म 4 फाइल करके 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं एज पर रूल नंबर 24B एंड 24C। लेकिन ये रिक्वेस्ट 6 महीने खत्म होने से पहले करनी पड़ती है। टोटल टाइम 9 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर है, वहां पर आप ये ऐड कर सकते थे, रूल नंबर 24B एंड 24C। बस उतना Yes ही sir. बोलना था। फिर अगर वो ज्यादा क्वेश्चन करें आपसे कि 24B में कितना लगेगा, तो 1000 रुपीज पर मंथ। 24C में कितना लगेगा, तो 2000 रुपीज पर मंथ। 24B बताता है नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए, 24C बताता है एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए। फिर और डीप में जाने की बात करें तो
हमारा जो रूल था 311 एंड 2115 डेज, उसके हिसाब से टाइमलाइंस आगे बढ़ेगी। ओके। क्वेश्चन 2, प्रोसिक्यूशन में सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन कौन सा आता है और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? व्हाट शुड बी योर आंसर? सर वही 2(1)J का आता है एंड पेटेंटेबिलिटी और इन्वेंशन, यही तो आते हैं सर। 21J से क्या आता है सर? सर वही इन्वेंटिव स्टेप और नोवेल्टी, हाँ जी सो जी। वी कैन प्रूव इट बाय द तो कैसे? एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड हाँ, ऑल। फिर यस सर। एंड ऑल में क्या? सॉरी कोई सर। एक एग्जांपल लीजिए, एक एक सेटिस्फाइड होके एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए कि मैं सामने ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है, इन्वेंटिव स्टेप भी क्या नहीं है वो पता है नहीं है, तो आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिए। एक छोटे वो बच्चे को समझा रहे हैं ना, वैसे थोड़ा सा ऐड कीजिए इसमें। लाइक सर इन्वेंटिव स्टेप ऐसा होगा कि जो हमारा इन्वेंशन है वो यूनिक होना चाहिए, तो हम्म। उसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस केस में हम अपने जो है कि कैसे डिफरेंट है दूसरे इन्वेंशन से उसको हम शो करेंगे। उसके लिए हम अपने एक्सपेरिमेंटल डेटाज वगैरह वो सब भी दिखा सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हमारा इन्वेंशन इससे डिफरेंट है। ओके, मान लीजिए कि मैं आपको एक इन्वेंशन दे रहा हूँ, फैन। तो फैन में आप इन्वेंटिव स्टेप अभी अगर कुछ नया इन्वेंशन करते हैं तो क्या हो सकता है? सो उसमें कोई एडिशनल फीचर आ सकता है जो कि इससे जैसे पहले कि कभी नहीं है। जैसे कि वन ऑफ द फीचर। जैसे कि उस ऐसा कोई फीचर हो कि उस सिंगल पेन टिप में वो मल्टीपल कलर में चले, हम्म। ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो बस वैसे ही आंसर देना है, एग्जामिनर उनका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेंगे। आंसर आप देंगे कि सर सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन सेक्शन 21J इन्वेंटिव स्टेप और सेक्शन 3 नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के होते हैं। इन्वेंटिव स्टेप को ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच यूज करता हूं और दिखाता हूं कि हमारे इन्वेंशन में प्रायर आर्ट से कैसे अलग है और बेटर है, टेक्निकल एडवांसमेंट कहाँ पर है। अगर सेक्शन 3 का ऑब्जेक्शन है तो हम टेक्निकल आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्यों हमारा इन्वेंशन उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो बस वही बात आपने जो कही वैसी है, बट जितना आप एग्जाम्पल्स देंगे वहां पर बेटर रहेगा। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस में एग्जाम्पल देके बात करना बहुत अच्छा होता है। ओके, कैटेगरी बी, साइंस बैकग्राउंड, बीएससी। सर आपकी बीएससी है किसमें? मेरा मेजर सब्जेक्ट तो मेरा फिजिक्स था बीएससी में। मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स था। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में कोई पर्टिकुलर नहीं होती है? बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन फिजिक्स लाइकवाइज। नहीं ऐसा नहीं था सर, बीएससी था उसमें 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, पहले 2 साल में 3 सब्जेक्ट थे और थर्ड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और मैथ। ओके जी। आप साइंस ग्रेजुएट हैं, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क है? क्या न्यूटन का ग्रेविटी लॉ पेटेंट हो सकता है? योर आंसर सर। हाँ सर, जो डिस्कवरी होती है वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता नहीं है। तो अगर हमने वो पता किया तो वो डिस्कवरी है। और इन्वेंशन है कुछ हमने अपने मतलब टेक्निकल नॉलेज से कोई नई डिवाइस कुछ नया बनाया जो कि इससे पहले कभी नहीं था, तो वो इन्वेंशन हो जाएगा। एंड न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ है, ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो पेटेंटेबल नहीं हो सकता सर। Okay. तो बस वही आपने बीएससी वालों से बेसिक साइंस और पेटेंट लॉ का कनेक्शन पूछा जाता है, तो आंसर आएगा इसका सर, डिस्कवरी का मतलब है वो चीज ढूंढना जो नेचर में पहले से मौजूद थी, जैसे ग्रेविटी। इन्वेंशन का मतलब है कुछ नया बनाना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। सेक्शन 3C के मुताबिक कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या एब्स्ट्रैक्ट थियरी जैसे कि ग्रेविटी का लॉ पेटेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उस प्रिंसिपल को यूज करें जो कोई मशीन बनाए जैसे एरोप्लेन, तो वो मशीन पेटेंटेबल हो सकती है। तो जो आप डिस्कवरी यानी उस प्रिंसिपल का यूज करके कोई मशीन बन रहा है,
तो वो पेटेंटेबल है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था प्रिंसिपल, वो पेटेंटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर, क्या हम प्लांट्स या सीड्स को पेटेंट कर सकते हैं? आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बताएं क्या सर प्लांट्स या सीड्स को पेटेंट किया जा सकता है? नहीं सर, 3J के अनुसार नहीं कर सकते। हम्म, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पेटेंट एक्ट में उसको मतलब कि वो पेटेंटेबल नहीं है एज पर पेटेंट एक्ट। क्यों ऐसा रखा गया होगा? क्योंकि सर वो प्लांट वगैरह एक तरह से देखा तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, तो हमने कुछ नया उसमें बनाया नहीं। ओके, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो तो सर हो जाएगा, फिर पेटेंटेबल है वो। हाँ तो बताइए ना सर, आपको पता है तो क्यों ऐसा कह रहे थे? चलिए, जस्टिफिकेशन, बायोलॉजी और साइंस बैकग्राउंड के लिए सेक्शन 3J इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा इसका नहीं सर। इंडिया में सेक्शन 3J के अंडर प्लांट्स, एनिमल्स पूरा या उनका कोई हिस्सा, सीड्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस पेटेंटेबल नहीं है। इसका रीजन है कि ये नेचर का पार्ट है और फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। प्लांट्स के लिए अलग से PPV एंड FR, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी, एंड FR यानी फार्मर्स राइट एक्ट है, तो उसके अंदर वो प्रिजर्व होंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली भी बात आप, या लैब ग्रोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कैटेगरी C, विजन इंडिया 2047, जो आपने वर्ड बोला था उससे इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। आपने इंडिया 2047 की बात की है, पेटेंट एजेंट बनकर आप स्पेसिफिक कैसे हेल्प करेंगे? तो इंडिया 2047 में पेटेंट एजेंट बनने के बाद आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? सर वही पेटेंट ग्रांट में हेल्प करेंगे लोगों की, जो भी इन्वेंशन करता है तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे कि इन्वेंशन ग्रांटेड हो। परफेक्ट, इनका आंसर देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन, उनका इंट्रो स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा, तो आपने बोला है इसीलिए पूछने के चांसेस बनते हैं। आंसर क्या होना चाहिए इनका? सर इंडिया में बहुत टैलेंट है, स्पेशली ग्रास रूट्स लेवल पर, लेकिन उन्हें अपने राइट्स सिक्योर करना नहीं आता। एज अ पेटेंट एजेंट मैं इन्वेंटर्स को कोस्ट इफेक्टिव और सही लीगल एडवाइस दे पाऊंगा ताकि उनकी मेहनत चोरी ना हो। जब इन्वेंटर प्रोटेक्ट फील करेंगे तो वो और इनोवेट करेंगे, जिससे मेक इन इंडिया और इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये है आपका आंसर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आंसर कि ग्रास रूट लेवल पे जाके आप जो भी पर्सन, जो एक दुकानदार भी है या जो एक फार्मर भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको भी मदद कर सकते हैं और उनके लिए राइट्स प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। लास्ट है फाइनल टिप फॉर गंगाधर जी, वाइवा में जाने से पहले अपने BSc का मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिस पर सेक्शन 3 के रिलेवेंट क्लोजेस पर, 3D फॉर केमिकल एंड बायो एंड 3K फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स रिवाइज करके जाएं। कॉन्फिडेंस रखे, आपका विजन बहुत अच्छा है। अब सर आपने क्या एक केस लो प्रिपेयर किया है इसके बारे में इंटरव्यू के लिए? सर अभी तो नहीं किया सर, केस लॉज वगैरह। नाउ इट्स टाइम सर, इट्स हाई टाइम। आपको कोई एक केस लो तो अपनी तरफ से आना चाहिए। यस सर, यस बहुत टाइम हो गया हमारा ये करते करते। यस सर, मैं सर कल परसों में कर लूंगा सर। हमने गंगाधर सर का आज एक एक काम और करते हैं, हम गंगाधर सर का ये ऑडियो सुनते हैं। अभी तक हमने ये काम नहीं किया, गलत किया, सुनना चाहिए था। हम्म, हम्म, हम्म।
क्या आपको आवाज आ रही है? हम्म, अब बताइएगा क्या आपको आवाज आ रही है? Good evening, sir. My name is Gangadhar Yadav. आ रही थी आवाज? हाँ सर, आवाज तो आ रहा है जी जी। यस सर। ओके, चलिए। Good evening, sir. My name is Gangadhar Yadav, and I am a recent Bachelor of Science graduate. Basically, I am from Gorakhpur, but currently I am residing in Noida, and I am also associated with a law firm where I am handling patent prosecutions. Um, I have a keen interest in the invention, science, and technology, and I want to work for that. Like, want to contribute for our country's goal of being a development of by 2047 by securing inventions, as inventions play a key role in the country's developments. So I decided to be a patent agent. And, अब हमने सुन भी लिया है और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ से निकाल लिए थे। अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जेमिनी ने जो क्वेश्चंस पूछे वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, या गंगाधर सर को कोई एडवाइस देना चाहे तो कहिए। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि अगर आप कुछ कहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ होना जरूरी है, नहीं, आपने जो फील किया वो आप कह सकते हैं यहाँ पर। पुष्पेंद्र सर, स्टार्टिंग विथ यू, आप क्या महसूस कर रहे थे गंगाधर सर के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें? इज इट गुड, बैड, व्हाट डू यू फील? तो if you don't mind, चला है। श्योर सर, श्योर, व्हाई नॉट। तो गंगाधर सर का है ना, मैं पहला अच्छा ही बोलता हूँ, एकदम ये जेन्युइन इंसान है, ऑनेस्ट है, लेकिन है ना, ये आदमी चालू नहीं है, उसके वजह से ये मार खाएगा। उसको है ना, आवाज में ना कॉन्फिडेंस रखना है। उसका जो आज का आवाज है ना, उसमें उसमें दमदार होना चाहिए कि यस मैं हूँ, करना है। तो वो बात नहीं है। गंगाधर सर को है ना कॉन्फिडेंस पे बात करना है, क्योंकि पास हो गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन है ना वो शेकी लगता है, अरे बाबा ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा पेट्रोल एजेंट बनेगा, ये ऐसा ऐसा ही हो जाता है। अगर सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गंगाधर सर को पास हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ये सारी। तो मुझे वहां फील होता है, अगर मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठूंगा ना एज अ सीनियर, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिर्फ बोलना है कि बैठना है इसके साथ, टीम के साथ, तो मैं देखूंगा कि भाई ये उसका पोस्चर और कंपोजर और बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो वहां मुझे लगता है कि जो वे से टोन से गंगाधर सर डाउनली बात करते हैं ना, उधर मार खाएंगे। गलत है ना, प्रियंका चोपड़ा की तरह गलत बात करो लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो, तब वो मिस इंडिया बनी थी। यस तो सर, मुझे मैं लगता है रिवाइज करूंगा मतलब। यस सर। शायद थैंक यू सर सर। आप जहां पर आप यानी ये कर रहे थे रिकॉर्डिंग, वहां पर हम्म, आजू बाजू में लोग थे, इसलिए आपने थोड़ी सी दबी आवाज में रिकॉर्ड किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं सर, ओके वो चलो माई मिस्टेक सर, मैं थोड़ा स्लो बोलता हाँ, हूँ सर, मतलब वो है ही सर मैं। तो है, संजोग सर के पॉइंट है, जो वो बोल रहे हाँ हैं वो सर, सही है यस सर। सर। यस सर। जो तो पोटेंशियल कल, होते हुए है ना, सामने वाले का मन जीत नहीं सकते हो आप सही में है बहुत सर। सारा ऐसा बॉम्ब भर रहा है, आपको है ना थोड़ा सा ना दबंगगिरी जैसा बात करना चाहिए, दबंगगिरी। हम्म। वो बात लेके हो आप, आपकी बातों में आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। कल सर यस हमें सर। इंटर यानी वापस आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। ओके सर, मैं कल भेज दूंगा सर। जी। मेरे से 10 बार एनीवन फोन एल्स? करो, दिन दिन में, हाँ। गंगाधर सर बात करो मेरे से। ओके, मैं पूरा सर नहीं, पूरा भाई एक है बना ना दूंगा। सर, आप अगर देखेंगे ना तो है सर, संजोग सर की आवाज में वो ग्रीप है, आप उनको सुनिए, वो बोलते हैं ना ऐसे खुल के बोलते हैं, दब के नहीं बोलते हैं, वो खुल के बात करते हैं।
तो वो चीज आप में लानी पड़ेगी फॉर अ टाइम बीइंग, आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनकी बात में तो दम है, उन्होंने जो बोला है वो एकदम परफेक्ट जा रहा है एनालिसिस। सर यस। उसके पीछे में भी गंगाधर सर का ये पॉइंट हो सकता है कि वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, तो उनको ना बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का, या जो कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं बंदे, उनका कैसे उनको ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस आया कि कैसे बात करना है, क्या कॉन्फिडेंस लाना है। अभी वो एकदम से फ्रेश निकले हैं ना, तो वो इंटरेक्शन हुआ नहीं है लोगों के साथ में, तो मे भी शायद वो एक पॉइंट है जहाँ पे गंगाधर सर लैग कर रहे लेकिन हैं। यही मैं यही आपको तो बात उस स्टोरी में उनको बताता हूँ काम सर, करना होगा। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ सर गंगाधर सर की। आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया होगा यहाँ पर, मीन्स जो हम चला रहे हैं क्रेश कोर्स में। गंगाधर सर ने पहली बार ही मुझसे क्या बात की थी, आई एम स्टिल रिमेम्बर इट। सर ने पहले तो डेमो सेशन लिया। डेमो सेशन खत्म होने के बाद सर ने मुझे कहा कि आई एम मैं तो पहले देखो, मैं गाइडशिप के लिए, मेंटरशिप के लिए देख तो रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ सर। आपको भी मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं और भी 2 लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, मैं उनको सुनूंगा सर, और फिर मैं अपना डिसीजन लूंगा। तो हो सकता है कि मैं आपके पास आऊं भी या ना भी आऊं। और उस दिन का अगर मैंने रिकॉर्डेड, यानी पता नहीं होगा ही शायद, अगर वो मैं आपको दिखाऊं ना सर, तो वो गंगाधर सर जो बोल रहे थे वो बहुत ही बढ़िया थे। मीन्स वो, सर देखो वहां पर है ना, माइंडसेट होता है, माइंडसेट इन द सेंस, तब उनको मुझे सिलेक्ट करना था कि वेदर आई विल गो विद दिस पर्सन और नॉट। तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके बैठे थे, फिर वो सुपीरियर हो गए थे। थोड़ी सी देर के लिए उनको ऐसा बनना पड़ेगा, और जैसे ही वो सुपीरियर बनते हैं ना सर, उनकी टोन, उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो असेसमेंट है वो बहुत चेंज हो जाता है। गंगाधर सर, याद है आपने ऐसा ही कहा था मुझे, डू यू नो दैट और नॉट? हाँ सर, मैंने यही बोला था। यस सर। यही बोला था ना आपने? तो उस टाइम पे यस जो सर, आप मैंने बोला। बात कर रहे थे, आप मुझे जज कर रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या असेस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। तो वही थॉट प्रोसेस रखिए वहां पर, रिव्यूअर को भी ऐसे जज कीजिए, ये रिव्यूअर बोल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे मैं उसके सामने बात रखूं ताकि उसको अच्छा लगे। लाइकवाइज वाला टोन, थोड़ा सा ऐसा टोन कि जो आपकी दबी हुई आवाज को और बुलंद कर दे। बट यस सर आपका मैं बात भी सही है पुष्पेंद्र सर, गलत तो वो भी नहीं है। सर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा विथ परमिशन सर। अरे सर विजय सर दीनानाथ सर, चौहान गांव मांडवा वाला डायलॉग है ना, 5 बार है ना अपने पढ़ लो। गंगाधर सर ने देखना चाहिए। कुछ नहीं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर दे रहा है। और वो है ना आइकॉनिक डायलॉग डायलॉग बना हुआ है अमिताभ का। तो आपका शागिर्द है, कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको विजय दीनानाथ चौहान बैठ के ही बोलना है उनको। ये सलाह बहुत यहाँ जी। पैटर्न होता रहता है इंडिया में। हाँ, मैं हेल्प करने के लिए आया है, यहाँ टेलीफोन की घंटी बहुत बज रही है। वो जो टोन है ना कॉन्फिडेंस वाला, हम्म। मैं जयवीर सर का स्टूडेंट हूँ, मैं जाके है ना तोड़ अरे के सर आऊंगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नो डाउट है, लेकिन वो टोन लेके आएगा ना विजय दीनानाथ चौहान, अभी देखिएगा वो सर, उनका लेके कल कल जो आएगा ना, कल वो इंट्रोडक्शन आएगा। देंगे। आपका कट हो रहा है आवाज संजोग सर, बट कल वो इंट्रोडक्शन देंगे, वो बढ़िया होगा। गंगाधर सर का पूरा नाम क्या है? गंगाधर सर यादव, पूरा नाम? गंगाधर। हाँ बस यही है, गंगाधर यादव। गंगाधर यादव, नाम तो सुना ही होगा। ऐसे बात करो गंगाधर सर। टोन का खेल है, टोन का, बाकी आप जीते हुए हो। ओके। जीते हुए हो, नॉलेज वाइज तो हाँ। आपका बराबर है। संजोग सर, एक दिनेश सर आ आप रहे हैं। करके दिखाओ ना। एक एक अरे इंट्रोडक्शन वो आप दे तो करके दिखाओ बोलेंगे अपनी। क्या? संजोग अरे मैं सर, इतना संजोग सर, हम्म, कल हो जाए सर, कल आपका भी एक इंट्रोडक्शन आ जाए, वीडियो में अपना रिकॉर्ड करके भेजो क्या? रिकॉर्ड करके सर, बढ़िया अच्छा, वाला। रिकॉर्ड करके बढ़िया वाला भेज हम्म। दो। है चलेगा। ना टाइम आपके पास? कल कोई कोर्ट है। की वो नहीं मैं है ना अभी, डेट? अरे देखो आज ऐसी लात पड़ी है ना कि बाबा अपने को स्टार्ट जीरो से करना है ना, तो कर ये लेंगे सर। बहुत मस्ती मजे बहुत हो गए। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए जीरो से करना है स्टार्ट से। तो जो बोलेंगे सर बोलेंगे ये करना है, रजत सर बोलेंगे ये करना है, लिखना है, अभी उनको लिख के देना है, तो वैसे करते हैं। कभी कभी फेल होना भी अच्छा रहता है, इट्स गुड फॉर ये स्टार्ट करने के लिए। और मैं हर चीज के लिए इतना रिजेक्शन झेला है लाइफ में, तो चलो फिर एक बार नेक्स्ट ईयर फर्स्ट आ जाऊंगा ऑल इंडिया में।
ये अच्छा सोच के चलते हैं। भगवान बोला रहेगा, अरे भाई तू इतना नहीं किया है, मैं तेरे को फर्स्ट लाना चाहता हूँ, तू मेहनत कर थोड़ा सर सा। हम्म। सर देखो, हम्म। नसीब से पहले हम्म। और समय पे सबको सब हम्म। कुछ मिलता है। नसीब से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल सही हम्म। और बात है जिसका सर। समय जब बदलने वाला है उसके हम्म। बाद कुछ नहीं मिलता है। तो हम्म, आएगा सर, अपना टाइम हम्म। भी एक आएगा। मीन्स वो हाँ। टेंशन नहीं लेने का। हम्म। बस तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। कोई अगर फाइनल नोट कुछ कहना चाहते हैं गंगाधर सर को तो कहिए। और आज हमने क्या किया उसका भी कंक्लूजन करते हैं। आज हमने पीसीटी फाइलिंग को देखा। पीसीटी फाइलिंग में हम पहुंचे हैं अब फाइलिंग का फीस कहां पर देना है। बाकी हमने क्लियर कर लिया कि ईपीसीटी फाइल कैसे होती है वाइपो ईपीसीटी में जाके। इंडिविजुअल को 90% फीस रिडक्शन मिलता है वो हमने कंक्लूड किया, बट क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मिलता है कि नहीं। एंड स्मॉल एंटिटी जिसे कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है कि नहीं। वो क्वेश्चन का आंसर हम शिवम शंकर सर से पूछेंगे कल, यानी मैं पूछ के आऊंगा। आई विल गिव यू द आंसर वेन एवर आई कम नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हमने गंगाधर सर का इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू देखने के बाद सुना सुना और सामने जो जेमिनाई ने जो क्वेश्चन किए थे वो भी देखे। थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी गंगाधर सर का जब इंटरव्यू हुआ था तब हो चुके हैं। तो ह्यूमन इनपुट्स भी हैं गंगाधर सर के पास, और एआई इनपुट्स भी है। मुझे नहीं लगता है कि 80% हमने वाइवा को क्रैक कर लिया है। यहाँ से 20% या 15% चांसेस है कि बाहर के क्वेश्चन आए, बट बाकी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। बार बार मैं ये लाइंस आपको रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि इस बार की जो वाइवा की प्रिपरेशन हुई है वो कहीं ना कहीं आ, एक एक्सटेंट ज्यादा हुई है, और उसका इफेक्ट भी आपको वाइवा में दिखेगा। क्योंकि इतना ज्यादा मैंने वाइवा पे डिस्कशन एंड इतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक मैं किसी भी चीज को टोटल 360 डिग्री एंगल से एसेस ना कर लूं। तो इस बार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस के साथ आप तैयार होके जा रहे हैं, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 90% चांसेस है कि आप जो मान लो कि हम यहाँ पर 10 लोग हैं तो 10 में से 9 लोगों को वही क्वेश्चंस आएंगे जो उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत ज्यादा डेविएशंस नहीं होगा। दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज। हाँ, कोई 1% टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है जो हार्ड क्वेश्चंस पूछ ले। तो वाइवा का डेट आया कोई? वाइवा का डेट सर मान के चलिए 25 तारीख से पहले पहले है आपका वाइवा। ये वीक निकाल दीजिए, नेक्स्ट वीक। मैं तो नेक्स्ट वीक का ही बोलता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जाएगा वाइवा दूर। तो ये सर इन्फॉर्म कब करेंगे, एक दिन पहले? नहीं नहीं, एक हफ्ते पहले करेंगे। आपको मंडे करेंगे, संडे को लेके जाएंगे। और उसके बाद होली वाला वीक है पूरा। हाँ तो होली खेलेंगे। सर ये रिजल्ट का क्या सीन है अभी, मतलब ये डिलीट किया है क्या, मतलब डिलीट किया है मैडम, ज्यादा कुछ डेविएशन नहीं होगा। जो पुराने थे जिनका रिजल्ट आ चुका था वो तो रिजल्ट एज इट इज रहेगा। हो सकता है कि किसी कहीं से इधर उधर 2-4 लोगों को ऐड कर दे, डिलीट नहीं करेंगे किसी को। ये पहले भी हुआ है, आज आज कुछ पहली बार नहीं हुआ है ये चीज। पहले भी ये चीज हो चुकी है। जब वाइवा का पहले रिजल्ट देते थे, फिर रिजल्ट हटा देते थे, वापस रिजल्ट ऐड करते थे। वैसे पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जिनका नाम था उनका नाम रहेगा, जो ऐड होंगे वो ऐड होंगे। वरना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके ऊपर यानी चल जाएगा कि भाई पहले दिया था तो फिर नाम क्यों दिया था, तब आपके असेसमेंट क्या थे। अब आप नहीं दे रहे हो तो नाम क्यों नहीं दे रहे हो, अब आपका असेसमेंट क्या है। तो वो दोनों चीज हो जाएगी बाद में। तो मीन्स वो नाम कट नहीं करेंगे, ऐड हो सकते हैं। यानी आपका नाम आ सकता है लिस्ट में, बट जिनका नाम था उनका निकल नहीं सकता है। काफी, यानी जी जैसे ही वो चीज यहाँ से गायब हुई उसके बाद मैं आपको चैट बॉक्स मेरी दिखा दूं, बाप रे बाप, मैंने बोला ये तो भूचाल आ गया है। सभी लोग एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पे। तो ये अराउंड सर कितना टाइम ले लेगा, 1 और 2 कल डेज तक और कल उससे तक ज्यादा? कल तक कल तक कल तक आज ही आ जाना चाहिए था, बट मैक्सिमम कल। अब और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट सर बहुत टफ चेकिंग हो गया, लीनियंटली चेक करना चाहिए था इनको, इन्होंने बहुत टफ कर दिया चेकिंग, ऐसा हो गया शायद। बहुत सिलेक्शन अब रेट बहुत सर कम है, ये 10-12% अब सर होती है। देखिए, ये डिस्कशन का तो कोई मैटर होता ही नहीं है। ये जो आप स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उसका कोई मैटर नहीं है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता है, मुझे ऐसा लग रहा है।
अब आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए सर। पुष्पेंद्र सर आपका नाम आया है, जितने भी लोग हैं देखिए, साक्षी मैडम, शीतल मैडम, सारिका मैडम, मोनिका मैडम, गंगाधर सर, दीपक सर, गौरव सर, दिनेश सर, अखिल सर, पुष्पेंद्र सर, व्हाट्सएवर जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये क्लियर किया है, वो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। अब वो डिस्कशन आपका है ही नहीं, आपका पार्ट वो है ही नहीं कि आप वहां पर सोचे कि आपका नाम क्यों आया। लिनियन बहुत इजी चेक होने चाहिए थे, डिफिकल्ट चेक होने चाहिए थे। इवन आपका टास्क वो भी नहीं है कि आप ऐसा सोचे कि मुझे 40 मार्क्स कवर करने हैं, वो नहीं हो पाएंगे, मुझे 30 करने हैं, वो नहीं हो पाएंगे। नहीं, दैट इज योर नॉट योर टास्क। व्हाट इज योर टास्क? Now you need to give your best in your Viva, and for that purpose you have to prepare yourself in the best position. कैसे कर सकते हैं आप वो? अपना इंट्रोडक्शन बेहतरीन बनाइए। अब इतनी डिस्कशन के बाद आपको ये तो समझ में आ चुका है कि इंट्रोडक्शन क्या बनाना है, जिससे सामने वाला मेरी ग्रिप में आए, मुझे ऐसे क्वेश्चंस करें जो मैं चाहता हूं। जैसे कि अभी गंगाधर सर का अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, यानी इंट्रोडक्शन सुना होगा, तो उसमें 2047 की बात उन्होंने एक एडवांटेजियस बात कही है। हालांकि सभी लोग ये यूज नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को नहीं करना चाहिए, बट अपने अपनी एक यूनिकनेस बनाओ, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ कि आप ट्राई करो ऐसे 2-3 वर्ड अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करने की ट्राई करो, जहां से वापस उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन आए। जैसे गंगाधर सर को अगर ये तरीके का इंटरव्यू देते हैं, ये तरीके का इंट्रोडक्शन देते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर 2047 के विजन पे रिव्यूअर जो है वो लैंड करेगा ही करेगा कि भाई ये क्या चक्कर है 2047 का, मैंने तो दूसरों से नहीं सुना। तो उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। एआई चैट बॉक्स है, अच्छे आंसर्स निकालो, एक बार पढ़ के जाओ, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर आंसर। तो ऐसे कीवर्ड्स निकालना आपकी जिम्मेदारी है, ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क, आपने अपने जो भी, अगर आप पेटेंट डोमेन से वर्क कर रहे थे तो फिर उसके केस स्टडीज, केस लॉज पता होने चाहिए। एलएलबी हैं आप तो आपको केस लॉज पता होने चाहिए। पहले एक केस लॉ से स्टार्ट करो कि एक केस लॉ आपको परफेक्ट आता हो, और उस केस लॉ को आप कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में भी ऐड करने की कोशिश करो, या तो केस लॉज या रिलेवेंट सेक्शन को। वैसे ही आप अपने स्ट्रक्चर करते जाइए, जो जो भी चीज आप ऐड कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ बार बार माइंड में उसको रिकॉल कीजिए कि क्या ये मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। थर्ड थिंग, आर्टिकल 1 पार्टनर। फिर तो बहुत सारी चीजें, आर्टिकल 1 पार्टनर, एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल पे जाके 3 कोर्स है। और आप क्या कर सकते हैं, ये पीसीटी फाइलिंग, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पीसीटी, हैक एग्रीमेंट, जो भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं उनके बारे में पढ़ लेना। वो एन नंबर ऑफ चीज आप ऐड कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, ये सारी चीजों के साथ में रिवीजन इज द मेन की। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें सर, यार इतना बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्किप इट आउट, स्किप ऑल थिंग असाइड। एक चीज करो, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। पूरे दिन में एक बार सुन लो, या अपने आप को शांत दिमाग एकदम शांत करके, आंखें बंद करके, सेक्शन 1, ओके सेक्शन 1 है टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, उसमें इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन ये, सेक्शन 3 नॉन पेटेंट इन्वेंशन या इन्वेंशन जो पेटेंटेबल नहीं है, उसमें 3A 3B 3C, जितना आप जा सकते हो आंखें बंद करके जाइए। होगा क्या इससे पता है, आपके पास जैसे ही आपने दिमाग आंखें बंद करके आपने 50 सेक्शंस रिवाइज किए ना सर, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। अभी जो डर लग रहा है ना, फिर वो डर नहीं लगेगा। जैसे ही आप रिवाइज करोगे, अपने ब्रेन को आप एक सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास बैंक बैलेंस है नॉलेज की, तो फिर मैं क्यों डरूं। वो फिर दिमाग अपना काम करेगा, साइकोलॉजी अपना काम करेगी। आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ फिर एक एक चीज को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लाना बहुत जरूरी है, और फॉर दैट पर्पस आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन सुनने से ज्यादा मैं इस पॉइंट पे एम्फसाइज करूंगा कि आंख बंद करके रिवाइज करना बहुत जरूरी है। दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मेमोरी टू द नेक्स्ट लेवल। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको सही में लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है तो थम्स अप दीजिए, नहीं लग रहा है तो आर्ग्यू कीजिए। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस।
ना थम्स अप ना कुछ सर बट ये होगा। जी सर जी मैडम। सर एक मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि सर ड्रेस कोड के लिए जैसे फॉर्मली पहना है, जैसे पैंट शर्ट टाइप का ब्लैक हम्म। एंड व्हाइट में, ऐसा कुछ होता है क्या सर, कि मतलब हाँ पहन के जाते हैं ना, काफी लोग जाते हैं, लड़कियां भी जाती है इस तरीके से। जी हाँ मैडम जाते हैं। मतलब सूट वगैरह पहनेंगे तो चलेगा? चलेगा मैडम। ठीक है सर। वो बोले थे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है वहाँ कौन सा का, आपका, बहुत कौन लोग। सा है सेंटर, कौन सा है आपका? सर दिल्ली है। अरे मैडम दिल्ली में आप जाइए, प्रोफेशनल बन के जाइए। वन फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा तो वो सेंटर नहीं बोलूंगा, बट दिल्ली की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ। हमने कब, हम्म। अश्विनी सर थे ना जब यहाँ पर, अश्विनी सर जब क्लियर करके आए थे पेटेंट एजेंट का वाइवा दिल्ली से, हम्म। तब हम्म। हमने देखा था मैडम दिल्ली में मिनिमम मार्क्स क्या होंगे, मिनिमम मार्क्स किसी भी कैंडिडेट को जो वाइवा वॉइस के लिए गया है। सर शायद 13 ही रह गया है क्या? मैडम 38 वो थी मिनिमम मार्क्स, 38 या 36। वो एक्सेप्शनल केसेस जाने दीजिए, एक दो लोगों को जो 13-12 दिए होते हैं वो जाने दीजिए, छोड़िए। बाकी के ओके। ऐसे लिस्ट हम निकाल के बैठ गए थे, हमें कोई बंदा नहीं मिला जिसके 36 या 38 से कम मार्क हो। मैक्सिमम सभी के 40, 42, 44, 43 ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस। दिल्ली अगर आप, अगर स्ट्रेटेजिकली अगर इस डेटा को एनालाइज करोगे पीछे वाले ईयर्स के, तो दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस जहां पर आपको पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन देनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर एंड पेपर 2 क्लियर हो गया ना, तो पेपर ये वाइवा वो इसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं दिल्ली वाले। अच्छा, मेरे साथ वाले बोल रहे थे कि दिल्ली में स्ट्रिक्ट होती है मार्किंग, चेन्नई वगैरह गए थे तो। नहीं 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 नहीं, चेन्नई में स्ट्रिक्ट होती है, ये गलत मिथ है। ये तो आपने चेन्नई में फूक दे दी सबसे सर, स्ट्रिक्ट होती है, अच्छी। सर चेन्नई में मुंबई, सबसे स्ट्रिक्ट होती है। मुंबई सर। चेन्नई मुंबई, मुंबई। मुंबई सर, मुंबई और अहमदाबाद हल्लू हल्लू है, मीन्स आप मान लीजिए कि उतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है बट लिबरल भी नहीं है, इन बिटवीन में बोलूंगा। दिल्ली वाले तो मजे में है सर। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि बाकी के डिस्कशन नहीं करना है, बट दिल्ली वालों के तो मजे ही मजे हैं। Sir, दिल्ली में any जो पेटेंट option ऑफिस to change the center, sir? है Please let me know. फिर सर इस मैडम, बार मगर दिल्ली मगर अगर में अगर हम साक्षी मैडम को पूछे, साक्षी मैडम क्या आप 4 व्हीलर चला लेते हैं, नहीं कार सर। चला लेते हैं मैडम? नहीं सर। यस, यस और नो? सर आती है चलानी, बट अभी नहीं चला रहे। हाँ, लॉन्ग ड्राइव कितनी की है आपने अकेले? नहीं सर, अकेले तो बिल्कुल नहीं। कितना? एक अकेले बिल्कुल नहीं। शीतल मैडम हम्म। आपने कितनी गाड़ियां चलाई है, मीन्स आप लॉन्ग ड्राइव पे कितना चला सकते हैं अगर Kitna? आप ही ड्राइव कर रहे हैं तो? How many ever kilometers, sir? हाँ सोचिए मैडम, तो ये भी तो डिफरेंस है ना मैडम। कहाँ दिल्ली वाले लोग नहीं चला पा रहे हैं, कहाँ वो पोल्यूशन से लड़ रहे हैं, Sir, मैं और चेन्नई, आप मुझे पास होना। तो मैडम सभी की बात है, कोई ऐसा नहीं है, आप वहां से भी कर लेंगे, बहुत अच्छा क्लियर करेंगे, आपका वह बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी का अच्छा जाएगा। बट हाँ ये बात है कि हमें ये सारे क्वेश्चन से दूर रह के हमें अपने आंखें बंद करके डेली बेसिस पे रिवीजन स्टार्ट करना है, चाहे आपको कितना भी बोरिंग लगे। बट ये फैक्ट है कि वहां से ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको ये जब तक इररिलेवेंट लगेगा ये स्टेटमेंट, तब तक याद रखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके पास कोई और टेक्टिक्स नहीं है। जो भी पर्सन जो सुरीला नहीं गाता है ना, अगर आप मानते हो कि नहीं आपकी आवाज उतनी सुरीली नहीं है, मैं जब तक आदि सर को मैं जितना असेस करता हूँ, वो मानते होंगे कि मैं गाना बहुत अच्छा नहीं गा सकता हूँ, तो मैं आदि सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप है ना, वो जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी आप रिलीजियस को फॉलो करते हैं, आप उनके जो होते हैं ना, जो भजन होते हैं, भजन, भजन को गाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप भजन गाना स्टार्ट करेंगे आपकी आवाज सुरीली बनती जाएगी। दैट इज द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर होती है, अपने आप को पॉजिटिव करने की एक कला होती है, और उसी कला का नाम है रिवीजन। अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का भजन है रिवीजन। रिवीजन करते रहो, आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर ऐसी इनबिल्ड होगी, ऐसी इनबिल्ड होगी कि फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर तरीके की मुसीबत से। अगर आपने आंख बंद करके रिवीजन स्टार्ट किया तो भले ही 10 सेक्शन के लिए करो, 20 के लिए करो, 30 के लिए करो, मगर डेली बेसिस पे आंख बंद करके
आप रिवीजन करो, वो आपके माइंड को एक स्टेबिलिटी देगा, आपकी फोकस को स्टेबिलिटी देगा, और अल्टीमेटली आप एक पॉजिटिविटी के साथ वाइवा देने के लिए जाएंगे। ये मेरी श्योरिटी है। उसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। जय हिंद एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। कल वापस मिलेंगे, और कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं कल।